दोस्तों 2004 में आई इस फिल्म की कहानी एक हिस्टोरिकल वॉर पर बेस्ड है, जब ट्रॉय देश का राजकुमार पेरिस स्पार्टा देश की रानी हेलेन को भगाकर अपने साथ ट्रॉय ले आया था। पर ऐसा करना एक बहुत बड़ी भूल थी और इसने एक बहुत ही बड़ी जंग को दावत दे दी थी। कहानी 3200 BC में शुरू होती है, जब ग्रीस के दो अलग अलग देश माइसीनी और थेसाली के राजा एगिमेन और ट्रियोपस अपनी सेनाओं के साथ एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। एगिमेन ट्रियोपस से कहता है कि हम इस युद्ध को बिना सेनाओं के भी खत्म कर सकते हैं। तुम्हारा जो भी सबसे होनहार योद्धा हो तुम उसे बुला लो और मैं अपने वाले को बुला लेता हूँ और हार जीत का फैसला इन दोनों की लड़ाई से हो जाएगा। ये बात सुनते ही ट्रियोपस इसके लिए तुरंत मान जाता है और अपनी तरफ से लड़ने के लिए बोरियस को बुलाता है। बोरियस लगभग 8 फीट लंबा और दिखने में काफ़ी तगड़ा है, पर इस बात से एगिमेन को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास ग्रीस का सबसे बेस्ट वॉरियर है। एगिमेन लड़ने के लिए अखिलीस को बुलाता है, पर वो वहाँ नहीं होता है और उल्टा अपने खेमे में 2 लड़कियों के साथ सो रहा होता है। एगिमेन की तरफ से एक लड़के को भेजकर अखिलीस को बुलवाया जाता है, पर अब जैसे ही अखिलीस उस दानव जैसे इंसान से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, एगिमेन उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें तुम्हारी हरकतों के लिए कोड़े मारे जाने चाहिए। अखिलीस का इस बात पर मूड खराब हो जाता है और वो बिना लड़े ही वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी यहाँ नेस्टर, जो कि एगिमेन का सलाहकार है, उसे समझाता है कि तुम्हारे जैसे वॉरियर पर पीछे हटना शोभा नहीं देता है। अखिलीस अब मान जाता है और बोरियस से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और वो अपने पहले ही वार में बोरियस को जान से मार देता है। अखिलीस इसके बाद ट्रियोपस की सेना में बाकी खड़े सैनिकों को चैलेंज करता है कि किसी और को भी उससे लड़ना है तो वो आगे आए, पर बोरियस का हाल देखकर किसी की भी आगे आने की हिम्मत नहीं होती है और ये वॉर एगिमेन जीत जाता है। एगिमेन ने ग्रीस के बहुत से देशों को जीता होता है और आज उसने अखिलीस के दम पर थेसाली को भी जीत लिया है, और इसीलिए वो चाहते ना चाहते हुए भी अखिलीस के इस एटीट्यूड को बर्दाश्त करता है, क्योंकि वो जानता है अखिलीस जैसा योद्धा उसके पास दूसरा कोई नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है ग्रीस के ही एक दूसरे देश स्पार्टा पर, जहां स्पार्टा का राजा मेनोलॉस ट्रॉय देश के 2 राजकुमारों हेक्टर और पेरिस से मिलता है। हेक्टर और पेरिस यहाँ स्पार्टा में कुछ दिनों से हैं और मेनोलॉस से ट्रॉय और स्पार्टा के बीच शांति समझौता लेकर आए हैं, क्योंकि इनके बीच पहले काफ़ी युद्ध हो चुके हैं और अब ये और युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं। मेनोलॉस इनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, पर कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। मेनोलॉस की बीवी का नाम हेलेन है, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर है। हेलेन और पेरिस का सीक्रेट अफेयर है, और जब मेनोलॉस और उसकी प्रजा बाहर जश्न में डूबे होते हैं तब पेरिस और हेलेन अंदर कमरे में लगे होते हैं। हेलेन आज बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है, क्योंकि कल सुबह पेरिस हेक्टर के साथ ट्रॉय वापस चला जाएगा और उसको अपनी ज़िंदगी मेनोलॉस के साथ ही काटनी पड़ेगी, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहती है। अब अगले दिन जब पेरिस और हेक्टर अपनी शिप से वापस ट्रॉय आ रहे होते हैं, तब पेरिस आधा रास्ता पार करने के बाद हेक्टर को बताता है कि हेलेन को वो अपने साथ शिप पर ले आया है। हेक्टर इस बात पर काफ़ी गुस्साता है, क्योंकि बहुत सालों बाद ट्रॉय और स्पार्टा में शांति समझौता हुआ है और पेरिस की इस गलती से हर चीज़ पर पानी फिर जाएगा। हेक्टर शिप को दोबारा स्पार्टा की तरफ घुमाने का ऑर्डर देता है, पर पेरिस कहता है कि अगर ऐसा होगा तो वो भी हेलेन के साथ स्पार्टा वापस जाएगा। हेक्टर उसे समझाता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। पेरिस कहता है चाहे कुछ भी हो जाए वो हेलेन को नहीं छोड़ सकता है। अब हेक्टर को भी लगता है कि गलती तो हो ही गई है और वापस जाने पर मेनोलॉस पेरिस की जान भी ले सकता है, तो वो हेलेन को ट्रॉय ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जब मेनोलॉस को ये बात पता लगती है तो वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और अपने भाई एगिमेन से हेल्प मांगने जाता है। वो एगिमेन से कहता है कि ट्रॉय के राजकुमार मेरी पत्नी को साथ ले गए हैं और ये सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं है बल्कि आपकी भी है, और आपके साथ साथ पूरे ग्रीस की बेइज्जती है। मैं उनके साथ युद्ध लड़ना चाहता हूँ और इसमें मुझे आपका साथ चाहिए। एगिमेन मेनोलॉस को इसके लिए हाँ बोल देता है, पर वो ऐसा हेलेन को वापस लाने या अपने भाई की मदद करने के लिए नहीं करता, बल्कि उसका काफ़ी सालों से सपना है कि वो ट्रॉय को जीत कर उसके समुंदर पर कब्जा करे, पर ट्रॉय आज तक किसी से भी नहीं हारा है। इसके बाद जब रात में एगिमेन युद्ध की स्ट्रैटेजी बनाता है तो नेस्टर उसे बताता है कि इस वॉर में अखिलीस हिस्सा नहीं लेगा। इस बात पर एगिमेन कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे भी मेरे लिए लॉयल नहीं है, उसे बस अपनी वाहवाही चाहिए होती है। मेरे साथ ग्रीस के बाकी राजा और उनकी सेनाएं होंगी, मुझे अखिलीस के जाने ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर नेस्टर उसे समझाता है कि हमने उसकी बदौलत एक नहीं काफ़ी जंगें जीती हैं और ये एक बड़ा युद्ध होने वाला है जिसमें हमें उसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। एगिमेन अखिलीस को मनाने के लिए इथाका देश के राजा ओडिसियस को उसके पास भेजता है। ओडिसियस जाकर अखिलीस को समझाता है कि तुम ये वॉर एगिमेन के लिए या उसके भाई के लिए नहीं लड़ोगे, बल्कि ग्रीस के लिए लड़ोगे, और जो इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी और इसमें भाग लेने वाले योद्धाओं का नाम अमर हो जाएगा।
एक्लीज के लिए युद्ध लड़ना और अपना पराक्रम दिखाना ही उसकी ज़िंदगी में सब कुछ है, क्योंकि वो अपने आप को बेस्ट वॉरियर मानता है। पर वो अभी ओडिसियस को कोई भी क्लियर जवाब नहीं देता है। एक्लीज इसके बाद अपनी माँ थीतिस से मिलता है और इस वॉर में जाने के लिए पूछता है। थीतिस यहाँ भविष्यवाणी करती है और उससे कहती है कि अगर तुम इस वॉर में हिस्सा नहीं लोगे तो तुम्हारी एक खूबसूरत सी बीवी होगी और तुम्हारे उसके आगे बच्चे होंगे और उनके आगे उनके बच्चे होंगे और एक दिन तुम बूढ़े होकर मर जाओगे, पर तुम्हारा नाम कभी भी बड़े वॉरियर्स में नहीं लिया जाएगा। पर अगर तुम इस वॉर में जाते हो तो तुम वापस नहीं आओगे, लेकिन तुम्हारा नाम इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। यानी कि एक्लीज की माँ एक तरफ तो उसको रोकना चाह रही है और दूसरी तरफ उसे जाने का खामियाजा भी बता रही है, पर फैसला उसने एक्लीज के ऊपर ही छोड़ दिया है। एक्लीज अपने लिए दूसरा ऑप्शन चुनता है और 3 दिन बाद लगभग एगिमन की 50,000 सैनिकों की फौज के साथ ट्रॉय पर जीत के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हेक्टर, पैरिस और हेलेन ट्रॉय पहुंचते हैं, जहां इनका शानदार स्वागत किया जाता है। पैरिस हेलेन को अपने पिता और ट्रॉय के राजा प्रियाम से मिलवाता है और प्रियाम ये जानते हुए भी कि हेलेन मेनोलॉस की पत्नी है, उसको बिना कुछ बोले एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर हेक्टर अभी भी हेलेन को वापस भेजना चाहता है। वो रात में प्रियाम से अकेले में हेलेन को वापस भेजने की बात करता है और कहता है कि अगर हमने हेलेन को वापस नहीं भेजा तो हमें एक बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। एगिमन काफ़ी सालों से हम पर राज करना चाहता है और ये उसके लिए एक बड़ा मौका होगा और हम इतनी बड़ी सेना से शायद मुकाबला ना कर पाएं। प्रियाम कहता है कि मैंने पेरिस की आंखों में पहली बार किसी के लिए इतना प्यार देखा है और अगर हमने ऐसा किया तो शायद हम पेरिस से हाथ धो बैठेंगे। और रही बात ट्रॉय पर जीत हासिल करने की, तो ट्रॉय की दीवारें बहुत ऊंची हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं भेद पाया है। अब इसके बाद वो टाइम आता है जब एगिमन अपनी सेना लेकर ट्रॉय की तरफ बढ़ रहा होता है, पर वो देखता है कि एक नाव जो कि सबसे आगे है, जिस पर एक्लीज और एक्लीज के लिए काम करने वाले सोल्जर्स जिन्हें मर्मोडांस कहा जाता है, सबसे आगे होते हैं और ट्रॉय के बीच पर हमला करने जा रहे होते हैं। एक्लीज के ये 50 सोल्जर्स बहुत ही बेहतरीन योद्धा होते हैं जिन्हें एक्लीज ने खुद सेलेक्ट किया होता है और ये सिर्फ एक्लीज से ही ऑर्डर्स लेते हैं। एक्लीज ट्रॉय बीच पर पहुंच जाता है और अपने लोगों के साथ अटैक कर देता है। ट्रोजन्स बहुत से तीर मारकर काफ़ी लोगों को मारते हैं, पर एक्लीज स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ता है और बीच पर पहुंचकर अपनी सेना के साथ मिलकर सभी को जान से मार देता है। दूसरी तरफ हज़ारों की तादाद में ग्रीक्स को ट्रॉय की तरफ आता देख सारे ट्रॉयवासी अपने घरों में भागने लगते हैं और हेक्टर अपने कुछ लोगों के साथ बीच की तरफ बढ़ता है। एक्लीज ने बीच पर देवता अपोलो का मंदिर तोड़ा होता है और उसने वहाँ पुजारियों की भी हत्या कर दी होती है। हेक्टर अपने कुछ लोगों के साथ यहाँ पर आ जाता है और वो सब के सब मारे जाते हैं और हेक्टर अखिलीस और उसके सेना के बीच अकेला फंस जाता है। अखिलीस हेक्टर की जान ये कहकर बख्श देता है कि आज पहले ही दिन वो एक राजकुमार को नहीं मारेगा और हेक्टर को घर जाकर कल के युद्ध के लिए तैयार होने को कहता है। इसके बाद अखिलीस का सेकंड इन कमांड सोल्जर यूडोरस उसको उसके खेमे में लेकर आता है, जहाँ उसने ब्रीसिस नाम की लड़की को वॉर प्रिजनर बनाकर रखा होता है, जो उसे अपोलो के मंदिर में मिली थी। ब्रीसिस हेक्टर और पैरिस की कज़न होती है और देखने में बहुत ही सुंदर होती है। ब्रीसिस यहाँ काफ़ी डरी होती है क्योंकि वॉर प्रिजनर के साथ टॉर्चर, रेप वगैरह करना एक आम बात होती है, पर एक्लीज उससे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसके हाथ खोल देता है। इसके बाद ही एक्लीज को एगिमन का बुलावा आता है और वो उससे मिलने जाता है। एगिमन एक्लीज से कहता है कि तुमने आज बीच जीतकर अच्छा काम किया है, पर तुम ये भूल जाते हो कि इतिहास सिर्फ राजाओं को याद रखता है, उनके लिए लड़ने वाले सैनिकों को नहीं। एगिमन चाहता है कि अखिलीज उसके सामने झुक कर रहे, पर अखिलीज एगिमन को राजा ही कंसिडर नहीं करता है क्योंकि उसकी नज़र में एगिमन के अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं हैं जो एक राजा में होनी चाहिए और वो इसलिए उसे पसंद नहीं करता है। एगिमन कहता है तुमने आज बीच पर जो भी हीरे जवाहरात लूटे हैं वो मुझे सब चाहिए और अखिलीज इसके लिए मान जाता है। पर एगिमन यहाँ अखिलीज को नीचा दिखाना चाहता है और वो तुरंत अपने आदमियों से ब्रीसिस को यहाँ बुलवाता है और कहता है कि मुझे ये भी चाहिए, आज से हर रात ये मुझे नहलाएगी और मेरे साथ सोया करेगी। अब इस बात पर अखिलीज भड़क जाता है और अपनी तलवार निकालकर ब्रीसिस के लिए लड़ने को तैयार हो जाता है। ये देखकर ब्रीसिस खुद अखिलीज को रोक देती है और कहती है कि आज वैसे ही बहुत खून खराबा हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी एक की भी और जान जाए। अब वॉर का अगला दिन आता है और आज ये वॉर ट्रॉय की मेन लैंड पर होने वाली है, पर अखिलीज एगिमन की कल की हरकत पर भड़का हुआ होता है और वो इस वॉर में हिस्सा नहीं लेता है। ट्रॉय और ग्रीस की सेनाएं आमने सामने होती हैं। हेक्टर और पैरिस आगे आकर एगिमन और मेनोलॉस से बात करते हैं। एगिमन हेक्टर से कहता है कि मेरी 2 शर्तें मान लो और ये युद्ध अभी खत्म हो जाएगा। पहली ये कि हेलेन को मेरे भाई को वापस कर दो और दूसरी ये कि मेरे सामने सरेंडर कर दो। मैं यहाँ राज नहीं करूँगा, राज तुम्हारा ही होगा, बस जब भी मैं वॉर के लिए बुलाऊँगा तो आना पड़ेगा।
हेक्टर ये दोनों ही शर्तें ठुकरा देता है और कहता है कि ट्रॉय का एक छोटा बच्चा भी विदेशी ताकत के आगे घुटने नहीं टेकेगा। पेरिस यहाँ मेनोलॉस से 1-on-1 फाइट की बात करता है और कहता है कि हम में से जो भी जीतेगा हेलेन उसकी होगी। मेनोलॉस इस फाइट के लिए मान जाता है क्योंकि उसके लिए पेरिस को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी और इसके बाद ही इनकी फाइट शुरू हो जाती है। मेनोलॉस पेरिस पर भारी पड़ने लगता है और वो अब पेरिस को मारने ही वाला होता है। तभी पेरिस भागकर हेक्टर के पैरों में गिर पड़ता है और अपने आप को बचाने के लिए कहता है। पेरिस की हालत देखकर हेक्टर इस फाइट को यहीं रुकवा देता है, पर मेनोलॉस अभी भी नहीं मानता है और वो पेरिस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। हेक्टर इस तरीके से अपने भाई को मरते हुए नहीं देख सकता था और वो तुरंत अपनी तलवार निकालकर मेनोलॉस को जान से मार देता है। ये देखकर एगिमन की सेना ट्रॉय के ऊपर अटैक कर देती है। हेक्टर सबसे पहले पेरिस को महल के अंदर छोड़ता है और फिर युद्ध लड़ने के लिए बाहर आता है। इस युद्ध में हेक्टर एक जाइंट जैसे दिखने वाले एजैक्स को मार देता है। ट्रॉय की तरफ से चल रहे तीरों के आगे एगिमन की आर्मी नहीं टिक पाती है और उनके काफ़ी सैनिक मारे जाते हैं। एगिमन को आज मुंह की खानी पड़ती है और वो अपनी सेना को पीछे हटने के लिए कहता है। इसके बाद एगिमन की सभा में नेस्टर और ओडिसियस आज की वॉर के बारे में बात करते हैं। ओडिसियस कहता है कि अब या तो हमें वापस चलना चाहिए या फिर ग्रीस की इज्जत बचाने के लिए रुकना चाहिए, क्योंकि मेनोलॉस के मरने के बाद हेलेन वापस आए या ना आए इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर एगिमन कहता है कि अब वो इस वॉर को बिना जीते यहाँ से वापस नहीं जाएगा। यहाँ एक्लीस को मनाने की भी बात होती है और नेस्टर कहता है कि उसको मनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो लड़की उसको वापस कर दी जाए। एगिमन कहता है कि हाँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैंने उसको अभी तक छुआ भी नहीं है, पर आज मैंने उसे अपने सिपाहियों को सौंप दिया है। इसके बाद जब वो सिपाही मिलकर ब्रीसिस का टॉर्चर कर रहे होते हैं तब एक्लीस वहाँ पहुँचकर उनमें से एक को जान से मार देता है और ब्रीसिस को अपने खेमे में ले आता है। आज ब्रीसिस और एक्लीस के बीच में काफ़ी बातें होती हैं, जिसमें एक्लीस उसको देवताओं से लेकर ज़िंदगी जीने के तरीके तक बताता है और ब्रीसिस ये सुनकर काफ़ी खुश होती है, क्योंकि ब्रीसिस एक वॉर प्रिजनर है और एक्लीस चाहे तो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, पर वो उसको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है और उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। और आज ही रात ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। अब इसके अगले दिन कोई भी युद्ध नहीं होता है और ओडिसियस आकर एक्लीस को समझाता है कि वो वॉर में हिस्सा ले, पर एक्लीस एडमेंट होता है कि वो इस वॉर में हिस्सा नहीं लेगा और कल सुबह ही वापस चला जाएगा। ओडिसियस के बाद एक्लीस का कज़न पैट्रोक्लस भी आकर एक्लीस से वॉर में हिस्सा लेने के लिए कहता है, पर एक्लीस उसे भी मना कर देता है, जिस पर वो काफ़ी बुरा मान जाता है। दूसरी तरफ ट्रॉय की सभा में प्रियाम और बाकी की सभा फैसला करती है कि वो आज रात ग्रीक्स के ऊपर आग के गोले बरसाएंगे। हेक्टर यहाँ पर इस फैसले के खिलाफ होता है और कहता है कि ऐसा करना गलत होगा, हम उन्हें अटैक करने देते हैं, हमारी दीवारें बहुत ऊंची हैं और हम उन्हें आसानी से पीछे धकेल देंगे। पर प्रियाम यहाँ हेक्टर की बात नहीं मानता है और आज आधी रात में ग्रीक्स के खेमों की तरफ आग के गोले छोड़ दिए जाते हैं, जिससे एगिमन की सेना के काफ़ी लोग मारे जाते हैं और उनका काफ़ी नुकसान होता है। अब एकदम से एक्लीस अपने सिपाहियों के साथ इस वॉर में हिस्सा ले लेता है और ये देखकर सारे ग्रीक्स बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जब भी एक्लीस लड़ने आता है तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। एक्लीस को लड़ता देख हेक्टर बाकियों को छोड़कर उससे लड़ने जाता है। एक्लीस और हेक्टर की लड़ाई होती है, जिसमें हेक्टर एक्लीस को जान से मार देता है। पर यहाँ आज सभी को धोखा हो गया था। दरअसल ये एक्लीस नहीं बल्कि उसका कज़न पैट्रोक्लस होता है, जो दिखने में एक्लीस जैसा ही है और लड़ भी एक्लीस की तरह ही रहा था, क्योंकि उसको खुद एक्लीस ने ट्रेन किया था। इसके बाद ये वॉर यहीं पर रुक जाती है। आज पैट्रोक्लस को मारकर हेक्टर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और उसे इस बात का डर भी सता रहा होता है कि ट्रॉय सिर्फ अपनी ऊंची दीवारों के दम पर खड़ा है। अगर किसी भी तरह से ग्रीक्स हमारी दीवारों के अंदर आ गए तो पूरा ट्रॉय जलकर खाक हो जाएगा। हेक्टर अपनी वाइफ एड्रोमैक को एक सीक्रेट टनल दिखाता है और कहता है कि जब भी ऐसा लगे कि हम ये वॉर हारने लगे हैं तो तुम जितने भी लोगों को अपने साथ ले पाना ले लेना और इस टनल से भाग जाना। अब अगले दिन सुबह जब यूडोरस एक्लीस को पैट्रोक्लस के मरने की खबर देता है तो एक्लीस गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि वो अपने भाई से वाकई बहुत प्यार करता था। इसके बाद एक्लीस पैट्रोक्लस को अंतिम विदाई देता है और अगले ही दिन सुबह हेक्टर से लड़ने के लिए निकल जाता है। एक्लीस अकेले ही हेक्टर के किले के बाहर पहुंचकर उसको युद्ध के लिए ललकारता है और हेक्टर उससे लड़ने के लिए बाहर आ जाता है। ये एक काफ़ी अच्छी फाइट होती है, क्योंकि एक्लीस और हेक्टर में नो डाउट एक्लीस एक बेटर वॉरियर है, पर हेक्टर भी कम नहीं है। हेक्टर अकीलीस से काफ़ी अच्छा लड़ता है, पर एट द एंड हेक्टर अकीलीस के हाथों मारा जाता है। अकीलीस हेक्टर की बॉडी को अपने रथ में बांधकर यहाँ से घसीटते हुए ले जाता है। इसके बाद रात में प्रियाम सबसे छुपते छुपाते अकीलीस के खेमे तक पहुँच जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके बेटे की डेड बॉडी उसको वापस कर दे, ताकि वो अपने बेटे को एक सम्मानजनक विदाई दे सके। अकीलीस प्रियाम को अपने बेटे की डेड बॉडी मांगता देख शर्मिंदा हो उठता है
और हेक्टर की बॉडी उसे वापस कर देता है। अखिलीस प्रियाम से पूछता है कि आपके देश में अंतिम संस्कार कितने दिनों तक चलता है। तो प्रियाम कहता है कि 12 दिनों तक। अखिलीस कहता है कि मेरे देश में भी ये 12 दिनों तक चलता है, आप चिंता ना करिए, अगले 12 दिन तक ट्रॉय पर हमारी तरफ से कोई भी हमला नहीं होगा। अखिलीस ब्रीसिस को भी फ्री करके प्रियाम के साथ वापस भेजने के लिए कहता है और आज ब्रीसिस के दिल में अखिलीस की ये इज्जत दोगुनी हो गई है। अब जब एगमन को मालूम चलता है कि अखिलीस ने अगले 12 दिन तक हमला ना करने का वचन दिया है तो वो इस पर भड़क जाता है और कहता है कि वो होता कौन है मुझसे बिना पूछे फैसला लेने वाला। खैर अब 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर ग्रीक्स के अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ट्रॉय की दीवारों को कैसे पार किया जाए, क्योंकि उसके बिना इनका जीतना मुमकिन नहीं है। तभी वहाँ ओडिसियस को एक सिपाही के हाथ में घोड़ा दिखता है और उसको एक ज़बरदस्त आइडिया आता है। अब ग्रीक्स एक बहुत ही बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाते हैं और उसे ले जाकर ट्रॉय बीच पर खड़ा कर देते हैं और वहाँ से अपना पूरा कब्जा हटा लेते हैं। इसके बाद जब प्रियाम, पेरिस और ट्रॉय के दूसरे मंत्री जब इस घोड़े को देखते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या है। यहाँ पुजारी कहते हैं कि ग्रीक्स ने देवता अपोलो का मंदिर तोड़ा था और आज ये घोड़ा देकर वो इसका पछतावा कर रहे हैं और उन्होंने देवता पोसाइडन का घोड़ा गिफ्ट किया है ताकि उनकी वापसी सही सलामत हो सके। पेरिस इस घोड़े को ट्रॉय के अंदर पोसाइडियन मंदिर के पास ले जाने के पक्ष में नहीं होता है और उसे यहीं जला देने के लिए कहता है, पर प्रियाम यहाँ पुजारी की बात सुनता है और इस घोड़े को ट्रॉय की दीवारों के अंदर ले आता है। ग्रीक माइथोलॉजी में टोटल 12 देवता हैं, जिनमें पोसाइडियन भी एक है। अब रात में जब पूरा ट्रॉय सो रहा होता है तब अखिलीस, ओडिसियस और बाकी वॉरियर्स एक एक करके इस घोड़े से बाहर आते हैं, यानी कि ये ग्रीक्स की चाल थी ट्रॉय की दीवारों के अंदर घुसने की। ये लोग रात में वहाँ सो रहे पहरेदारों को मारकर ट्रॉय के सारे गेट ओपन कर देते हैं और तभी बाहर तैयार खड़ी एगमन की सेना ट्रॉय के अंदर घुस जाती है और ये ट्रॉय को तहस नहस करने लगती है। पर अखिलीस इन सबसे अलग सिर्फ ब्रीसिस को ढूंढ रहा होता है। ये लोग मकानों पर मकान जलाते हैं, बच्चों और बूढ़ों समेत सभी को बेरहमी से मारते हैं और औरतों का खुलेआम रेप करते हैं। एगमन यहाँ मौका देकर प्रियाम को भी जान से मार देता है। ये सब देखकर ब्रीसिस बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो देवता की मूर्ति के आगे बैठकर उनसे प्रार्थना करती है कि ये सब कुछ ठीक कर दें। तभी पीछे से एगमन आकर उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मुझे भी वो टेस्ट करना है जो अखिलीस ने टेस्ट किया है। पर इतने में ही ब्रीसिस एक चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर घोंप देती है, जिससे वो मारा जाता है। एगमन के मरने पर उसके 2 सोल्जर्स ब्रीसिस को जान से मारने जा रहे होते हैं, पर तभी अखिलीस आकर उन दोनों को जान से मार देता है और ब्रीसिस को बचा लेता है। जैसे ही अखिलीस ब्रीसिस को उठाने लगता है तभी पीछे से पेरिस अखिलीस के ऊपर तीर चलाने जा रहा होता है। ब्रीसिस पेरिस को ऐसा करने से मना करती है, पर पेरिस नहीं मानता है और अखिलीस की एंकल पर तीर मार देता है। ब्रीसिस उसको अभी भी मना करती रहती है, पर वो एक के बाद एक तीर अखिलीस के सीने में उतार देता है। ये देखकर ब्रीसिस को काफ़ी दुख होता है। पेरिस ब्रीसिस से तुरंत अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर वो अखिलीस को छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहती है। अखिलीस अब बस मरने ही वाला होता है और वो ब्रीसिस से रिक्वेस्ट करता है कि वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि थोड़ी देर में पूरा ट्रॉय जलकर खाक होने वाला है और उसकी भी जान जा सकती है। ब्रीसिस अब यहाँ पे बहुत ही उदास होती है, पर वो पेरिस और बाकी बचे हुए लोगों के साथ उस सीक्रेट टनल से निकल जाती है। इसके बाद ही अखिलीस मर जाता है और ग्रीक्स अखिलीस को मरा देखकर काफ़ी ज़्यादा निराश होते हैं, क्योंकि आज उनका सबसे बड़ा और एक हाई वैल्यू रखने वाला वॉरियर मारा गया है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ट्रॉय एक ज़बरदस्त हिस्टोरिकल ड्रामा है जो ग्रीक पोएट होमर के लिखे इलियाड पोएम पर बेस्ड है, जिसमें टोटल 24 बुक्स हैं और इसे 8th सेंचुरी के आसपास लिखा गया था। और अगर हम इस मूवी की बात करें तो इस मूवी में ज़्यादातर चीज़ें रियल हैं, पर कुछ फिक्शन भी है। असल में हेलेन और अखिलीस के एग्जिस्ट होने का कोई खास प्रूफ नहीं मिलता है, पर शायद ये एग्जिस्ट भी करते हैं। पर ट्रॉय और ग्रीक्स की वॉर सच में हुई थी, जिसमें ट्रॉय बुरी तरह हार गया था। ट्रॉय जिस जगह पर था वो एरिया करंटली टर्की में आता है। ये फिल्म भले ही हिस्टोरिकली थोड़ी सी ऊपर नीचे हो, पर ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है, जिससे हमें एक बात तो ज़रूर सीखनी चाहिए कि सिचुएशन कैसी भी हो, इंसान को हमेशा अपने देश और अपने लोगों के लिए वफादार रहना चाहिए, फिर चाहे बात जान देने की हो या साथ देने की। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।